हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू फिल्डर फॉर्म। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट फ्री ऑनलाइन क्लास में। और आई होप आप लोग बहुत अच्छी तरीके से स्टडी कर रहे होंगे। मेरा नाम ज्योति है और मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारी क्वेश्चन पेपर्स की सीरीज़ चल रही है और हम क्वेश्चन पेपर्स कर रहे हैं लगातार। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा हम लोगों के लिए बेटर है। यस, और एग्ज़ाम का जैसे मैंने बताया 12, 13, 14 हमें डेट जो है अगस्त की दे रखी है। चांसेस वैसे तो मतलब हमें अपनी तरह से प्रिपरेशन तो 12 की करनी है, लेकिन मुझे लगता है कि एग्ज़ाम 14 तक होगा, पर फिर भी हमें अपनी प्रिपरेशन 12 तक पक्की रखनी है। यस, तो उसके लिए हमें लगातार ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, तभी हमारा रिजल्ट जो है वो अच्छा आ पाएगा। तो किसी भी चीज़ को अगर पकड़ा है तो उसे पूरे जड़ तक जो है लेकर जाना है। वो कहते हैं ना कि जैसे कि खड्डा खोदते हैं हम लोग, एक जगह पे खड्डा खोदते हैं, करते रहते, खोदते रहते पर थक जाते हैं। खड्डा खोदते खोदते थक जाते हैं, सोचते हैं यार खड्डे के अंदर कुछ मिलेगा मिलेगा मिलेगा, और खोदते खोदते थक जाते हैं और फिर सोचते हैं यार यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, और फिर क्या करते हैं, दूसरी जगह खड्डा खोदने लग जाते हैं ये सोच के कि यार यहाँ मिल जाएगा शायद। फिर वहाँ खड्डा खोदते, वहाँ भी कुछ नहीं मिलता, तो सोचते हैं चलो यार तीसरा खड्डा खोदते हैं। तो क्या है कि हम अपनी चीज़ को लेकर अलग अलग जगहों में जाते रहते हैं कि यार नहीं, यहाँ नहीं मिला तो कहीं और मिल जाएगा, कहीं और नहीं मिला तो कहीं और मिल जाएगा, इस तरीके से। लेकिन मैं कहती हूँ ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वही वाली बात है कि आपने एक जगह खड्डा खोद रखा है और अगर आप उसी को ही खोदते जाओगे तो कभी ना कभी उसमें कुछ ना कुछ आपको ज़रूर प्राप्त जो है वो होगा। तो वही है, यहाँ पर हम लोगों का टारगेट जो है यूजीसी नेट जेआरएफ का टारगेट है। और अगर आप लोग इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लगातार कोशिश करते रहिए। एक बार हार होगी यार, 2 बार हार होगी, लेकिन कभी ना कभी आपकी ज़रूर जीत होगी, ये मेरा वादा है। और ये मुझे पूरा का पूरा जो है एक्सपीरियंस है कि यस, आप लोग जो है कोशिश करोगे तो ज़रूर आपकी हार नहीं होगी और आप सफलता की सीढ़ी पर ज़रूर चढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से लगातार कोशिश करते रहिए। खड्डा एक जगह खोदिए, ऐसा ना सोचिए कि यार हम लोग जेआरएफ की तैयारी कर रहे थे, यार नहीं मिल रहा है तो चलो छोड़ो, इसे कहीं और करते हैं। नहीं, जो आपको इसमें नहीं मिला वो वहाँ कैसे मिल जाएगा, है ना। जब यहाँ आपने आधी अधूरी कोशिश की है तो वहाँ आधी अधूरी कोशिश करोगे। इसलिए एक ही जगह अपनी पूरी जान लगा लीजिए, पूरी कोशिश कर लीजिए, अपने दिलो जान से पूरी तरीके से एक तरफ अपना फोकस रखिए। सोच लीजिए अपने मन में, अपने दिमाग में कि यस, आप लोगों को यूजीसी नेट जेआरएफ का टारगेट जो है वो कंप्लीट करना है। बस इतना माइंड सेटअप करके आप रोज प्रिपरेशन कीजिए। रोज एक ये कहते हैं ना, सुबह उठे तो रोज एक बार देखिए कि यस मेरा ये टारगेट है और आज का टारगेट मुझे इतना कंप्लीट करना है। यस, नेक्स्ट फिर मेरा इतना टारगेट है, इसको मेरे को आज कंप्लीट करना है। मतलब इस तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते 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 कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब अपने टारगेट के सामने खड़े होंगे। यस, और आप जो है फाइनलिस्ट होंगे किसके, जेआरएफ के। सो तुम आराम से जो है अपना जेआरएफ क्रैक कर सकते हो अगर आपके अंदर जो है डेडिकेशन है पूरी की पूरी, ठीक है। तो डेडिकेशन से काम कीजिए, जरूर डेफिनेटली आपको आपका जो टारगेट है वो जरूर मिलेगा। यस, तो मेरी गुड विशेस आपके साथ है और बिहारी जी आपको ज़रूर जो है आपके टारगेट तक पहुंचाएं और इस बार का जो आपका ये पेपर है, एग्जाम है, इसे आप करेक्ट करें। सो ऑल द बेस्ट फॉर माय ऑल स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को मेरी तरफ से गुड विशेस और आई होप आप इस बार अच्छे अच्छे नंबर लेकर आए, अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आए। यस, और पहले पेपर की तो आप लोगों को प्रिपरेशन काफ़ी हो गई होगी और मैंने जैसे कि आपको बताया जिन जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम हो गया है फर्स्ट पेपर का आपने देखा है, तो उसमें जिस तरीके के फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन पेपर्स आए हैं उसे अच्छी तरीके से कीजिए, ठीक है। काफी चांसेस है उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार रिपीटेशन में आने के लिए, इसीलिए आप लोग उनको कीजिए तो वो फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी और सेकंड पेपर की प्रिपरेशन तो मैं आपको करवा ही रही हूँ। तो चलिए अब हम बिना समय गवाए आगे चलते हैं और जानते हैं और चीजें। यस, चलिए, तो ये आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है और इंस्टा अकाउंट है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं आराम से, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन अपडेट्स जो है मिल जाती है। एडमिट कार्ड कब आएंगे, क्या है, जैसे कि मैंने बोला एग्जाम जो है हमारे 12, 13, 14 को है, तो आपको अपने आप को 12 के लिए जो है प्रिपेयर करना है। और एग्जाम के चांसेस जो है ज़्यादातर हमारे हिंदी के एग्जाम की 14 की है, बट फिर भी अभी फाइनल नहीं है, इसलिए हम लोग अपनी प्रिपरेशन 12 के हिसाब से ही रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यस, आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आप मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, नोट्स वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए फिलर फॉर्म, तो वहाँ पर आपको ये फ्री नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स विद आंसर्स एंड 100 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इफ अगर आप मेरे से बात करना चाहते हो, मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको फेसबुक ओपन करना है। फेसबुक में जाकर आपको ID डालनी है मेरी, RADHEY, राधे JYOTI ज्योति। तो राधे ज्योति डालना है आपको, फिलर फॉर्म की पिक लगी होगी और आप फिलर फॉर्म की पिक देखकर ही मुझे पहचान लेंगे। और एक मेरी पर्सनल ID भी है, वो भी आपको दिख जाएगी, तो आपको कहीं ना कहीं कनेक्टेड आप हो ही जाओगे। ठीक है, सो आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ भी हेल्प चाहिए, ठीक है। और ज़रूर अपने अच्छा गुड रिजल्ट ज़रूर मेरे साथ शेयर करना, ताकि मुझे पता चले कि यस मेरे इतने स्टूडेंट्स का अच्छा रिजल्ट आया। और आई होप मैं उन सभी स्टूडेंट्स का नाम डालूंगी, उन सभी स्टूडेंट्स के जो भी फीडबैक होंगे उन्हें ज़रूर मैं डालूंगी, ताकि पता चले कि यस ये मेरे स्टूडेंट्स हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छा रिजल्ट जो है लेकर आए। सो मेरी गुड विशेस हमेशा आप लोगों के साथ है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। तो चलिए अब हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं कि पहला प्रश्न हमारा क्या है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास जो है शोर सेनी अपभ्रंश से हुआ है? गुजराती का, पंजाबी का, मराठी का, सिंधी का? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए अब आज मैं आप लोगों को डीपली स्टडी करवाने वाली हूँ, ठीक है। मैं चाहती हूँ आपको अच्छी तरीके से स्टडी करवाई जाए। सो फटाफट आंसर दीजिए। यस, इसका आंसर है गुजराती। ठीक है, तो कैसे है गुजराती शोर सेनी अपभ्रंश से हुआ है जो है भाषा का विकास, तो वो आपने कहना है गुजराती से। ठीक है, अब जैसे अब हम बात करते हैं शोर सेनी अपभ्रंश की। ठीक है, तो शोर सेनी जब अब अपभ्रंश की हम बात करते हैं दोस्तों, तो उसके अंदर कौन कौन सी भाषा आ जाती है? उसके अंदर आ जाती है हमारी पश्चिमी हिंदी, फिर आती है राजस्थानी, फिर आती पहाड़ी और फिर आती गुजराती। कौन सी? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती, ये शोर सेनी अपभ्रंश के अंदर आ जाती है। फिर आते हैं हमारे अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश के अंदर आ जाती है हमारी पूर्वी हिंदी। फिर हम कहते हैं मागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश के अंदर आ जाती है हमारी बिहारी, बांग्ला और उड़िया। ठीक है, तो बिहारी, बांग्ला और उड़िया 3 आ जाती है। उसके बाद हमारी आती है पैशाची अपभ्रंश, उसके अंदर हमारी आ जाएगी लहंदा, पंजाबी। ठीक है, फिर आता है ब्रचड़ जो अपभ्रंश है, उसके अंदर आ जाती है हमारी सिंधी। और उसके बाद महाराष्ट्री जो होती है, उसके अंदर आ जाती है हमारी मराठी। तो इस तरीके से उपभाषाएं जो है आगे फर्दर डिवाइड है, बट चार्ट आप लोगों को करवा रखा है, आप लोग उससे भी कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब। दूसरा प्रश्न है शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ है? तो शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ है? 1862 में, 1870 ईस्वी में, 1883 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में? तो बताइए इसका आंसर क्या है। ग्रंथ का प्रकाशन बताना है मिस, शिव सिंह सरोज का। तो इसका आंसर है 1883 में इसका जो है प्रकाशन हुआ है। और इसके लेखक कौन है? कौन है इसके लेखक? शिव सिंह सेगर। शिव सिंह सेगर जो है इसके लेखक है, और उन्होंने शिव सिंह सरोज ग्रंथ लिखा है, जिसका प्रकाशन 1883 में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यस, दिख रहा है। तीसरा प्रश्न क्या है? आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा सुनने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए? पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इतिहास वे एकदम नहीं है। तो मुनि जिनविजय ने कहा था, राहुल साकृत्यायन ने कहा था, हिंदी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था, या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है।
यस, तो इसका करेक्ट आंसर सी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि जो पृथ्वीराज रासो है उसके संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, जिन्होंने ये लिखा था कि कथा की जो परीक्षा है वह इतिहास की दृष्टि से नहीं बल्कि काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए, और पुरानी कथाएं जो हैं वो काव्य ही अधिक है और इतिहास वे एकदम नहीं है। तो इस तरीके से ये है। बाकी अगर हम राहुल साकृत्यायन की बात करें तो इनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी काव्य धारा, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें, उनका इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका, जो 1940 ईस्वी में लिखी गई थी। उसके बाद विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो है, उनकी साहित्य इतिहास ग्रंथ जो है वो है हिंदी साहित्य का अतीत, पार्ट 1 और पार्ट 2 दो है इसके, ठीक है। तो वो है, तो बाकी इसका आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला चौथा प्रश्न देखिए क्या है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन किस कृति में हुआ है? कृति का नाम बताना है। हमीर काव्य, कृति कौमुदी, कृति पताका, कृति लता। तो अगर आपको याद होगा तो आपके काफ़ी सारे एलिमिनेशन मेथड से भी ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आपको याद होगा कीर्ति पताका, कीर्ति लता के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में, तो आप आराम से इसको एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हैं। यस, तो इसका आंसर है आपका डी, ठीक है। डी है इसका आंसर। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेनों और सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन जो है वो किसने किया था? जो विद्यापति है उन्होंने किया था। और विद्यापति की जो कृति है, कृत कौन सी है? कीर्ति लता। कौन सी? कीर्ति लता में जो है किया था। तो ये किसके द्वारा रचित है? विद्यापति। क्लियर है? चले आगे। पांचवा प्रश्न देखेंगे क्या है। सुगनहि अगुनहि नाही कछु भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है? शिव के द्वारा, कांग, भुसंडी के द्वारा, भारद्वाज के द्वारा, तुलसीदास के स्वयं की उक्ति है ये। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन रिपीट आया है। तो इसका आंसर है ए, शिव के द्वारा, ठीक है। तो गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में, किसमें? रामचरितमानस ने। तुलसीदास का आपको पता चल गया यहाँ पर, तुलसीदास जिसमें किसमें किया है उन्होंने? रामचरितमानस। तो गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के जो बाल कांड है उसके अंतर्गत शिव पार्वती संवाद जो है उसमें भगवान शिव के द्वारा यह चौपाई कहलवाई है। तो शिव पार्वती संवाद था किसके अंदर? बाल कांड के अंदर। तो इतना भी बाल कांड कह लो या बाल खंड कह लो, कुछ भी कह लो, वही बात है। तो बाल कांड के अंदर जो है शिव पार्वती संवाद था, उसके अंतर्गत शिव से ये बात, ये चौपाई जो है कहलवाई है। सुगनहि अगुनहि नाही कुछ भेदा, गवाही मुनि पुराण बंधुवेदा, अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सुगुन सो होई। तो ये पंक्तियां थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न क्या है। वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद किसने कहा था कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो ले? सूरदास ने कहा, नंददास ने कहा, छीत स्वामी ने कहा या विठलनाथ ने कहा? तो इसका आंसर है डी, विठलनाथ ने कहा, ठीक है। तो पुष्टि का जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो लेव, ये कथन विठलदास जी ने कहा है। और ये कथन जो है गोस्वामी विठलदास की, जब विठलदास ने जब सूरदास की जो मृत्यु है उस पर कहा था। तो सूरदास की जब मृत्यु हुई थी उस पर कहा था उन्होंने। और ये प्रश्न जो है कई बार जो है यूजीसी में आया है, सो आपको याद रखना है क्योंकि ये वल्लभाचार्य की मृत्यु के ऊपर है और इसलिए
ठीक है, तो वल्लभाचार्य की मृत्यु के ऊपर दे रखा है, जबकि ये मेनली जो है सूरदास की मृत्यु पर जो है कहा गया था विठलनाथ के द्वारा। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है, और कई बार रिपीटिशन में भी आता है वो क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यहाँ भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास से संबंधित उक्त विचार किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ब्रजेश्वर वर्मा का, रामचंद्र शुक्ल का, हरवंश लाल शर्मा का। तो इसका आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही थे जिन्होंने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लिखा था, तो आपको याद भी होना चाहिए साहित्य इतिहास। ठीक है, ग्रंथ में लिखा था उन्होंने। सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, यह भी विद्यापति का अनुकरण है। तो इस तरीके का इन्होंने ये बात कही थी। और बाकियों की बात करें, बहुत कन्फ्यूजन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का तो सुर साहित्य नामक ग्रंथ था ना, सुर साहित्य था। ठीक है, ये क्या है? सूरसागर। चलिए आगे चलते हैं। आठवां प्रश्न क्या है रथ पालकी गयद ग्रह ग्राम चारु आखर लगाए लेत लाखन के समा हो। यह उक्ति किस कवि की है? मतीराम की, देव की, कुलपति मिश्र की, पद्माकर की? पद्माकर की है ये पंक्तियाँ, इसको याद कर लीजिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ हैं, ये बार बार रिपीटिशन में ये भी आती है। ठीक है, तो हाय रथपाल की गयद गह ग्राम चारु आखर लगाए लेत लाखन में समा हो, ये उक्ति जो है वो पद्माकर की है। और भी मतीराम की भी जो फेमस है वो है कुंदन को राख फीको लगे झलके सब अंग चारु गुरैया, तो ये वाला है। देव की भी है कि बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी डोए। कुलपति की है ऐसे न कुछ बनी छवि पुंज रहे अली गूंजन सो सुख लीजिए। तो इस तरीके की कुछ फेमस पंक्तियां हैं, उन्हें याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न क्या है? सावन आवन हेरी सखी मन भावन आवन चोप बसेकी छाए कछु घन आनंद जान समाही की ठोर ले भलिनी लेखी बूंदे लागे सब अंग दगे उल्टी गति आपने पापनी बेखी पौन सो जागती आगी सुनी ही पै बानी ते लागिनी आँखी देखी। इस सवैया में विरहिणी नायिका की किस मन स्थिति का जो है चित्रण किया गया है? पुलक, मामरिक स्थिति, रोमांस या संकोच? बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है मामरिक स्थिति का जो है चित्रण यहाँ पर किया गया है। इस सवैया में जो है रीति मुक्त बंद नहीं कहूँगी, रचनाकार रीति मुक्त धारा के जो प्रमुख कवि हैं उनके द्वारा रचित है, जिनका नाम है घनानंद। ठीक है, तो ये किसकी है? और ये घनानंद की है। और घनानंद किसके थे? रीति मुक्त के। अगर आपको ना याद होगी मेरी ट्रिक्स जो मैंने बताई हुई है तो आप लोग काफ़ी इजी तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। रीति मुक्त धारा के जो कवि हैं घनानंद, उनके सवैया से जो है ली गई है, जिसमें सवैया में कवि ने नायिका की मन स्थिति का मामरिक जो चित्रण है वो कर रखा है। ठीक है, और घनानंद की और भी बहुत सारी प्रमुख कृतियाँ हैं, काव्य कृतियाँ हैं, जैसे सुजान सार हो गया, इश्क लता हो गया, वृह लीला हो गई, वियोग बेली हो गया, ठीक है, कृपाकंद हो गया, रस केली वली हो गया। तो इस तरीके से उनकी और भी रचनाएं हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर, 10वां प्रश्न देखेंगे। प्रिय की सुधि से ले सरिताएं ये कानन कतार सुसज्जित
मैं तो नहीं किंतु है मेरे हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिनके प्रेम पत्र आते हैं प्राय सुख संवाद सिनिहित। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की, राम नरेश त्रिपाठी की, मैथिली शरण गुप्त की, लाला भगवान दीन की। तो इसका आंसर है राम नरेश त्रिपाठी जी की। ठीक है, तो ये पंक्तियां जो है कवि राम नरेश त्रिपाठी जी की है और उनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे मिलन हो गया, पथिक हो गया, मानसी हो गया, स्वपन हो गया, ये सब उनकी। कविता कौमुदी भी है। तो मिलन का प्रकाशन 1917 में हुआ था, पथिक का 1920 में, मानसी का 1927 में और 1929 में स्वपन का हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखनी है, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं ये, और एग्ज़ाम में आ जाए कहीं भी किसी भी तरीके से तो सारे, मैंने कहता है ना, हमेशा कहती हूँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों डायरेक्शन से पढ़ लोगे तो यार कहीं से भी आए यार आप आराम से कर लोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको पक्का, आपका खुद का पक्का होना चाहिए ना यार। एग्जाम वाला क्या डालेगा, उसी से तो चारों डायरेक्शन में से तो क्वेश्चन डालेगा, और अगर आपने चारों डायरेक्शन कर रखी है तो एग्जाम वाला भी फेल है आपके आगे। ठीक है, तो इसलिए आप ये लगा कर चलिए कि आप अगर 100% श्योर हैं उस टॉपिक के ऊपर, सो आपको कोई भी मात नहीं दे सकता। चलिए अगला प्रश्न क्या है। नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता है श्रीकांत वर्मा, चंद्रकांत देवताले, धूमिल, लीलाधर जुगुड़ी। बताइए आंसर क्या है। तो इसका आंसर है लीलाधर जगुड़ी। तो लीलाधर जगुड़ी इसका आंसर है। नाटक जारी है, इस काव्य के रचयिता जो है लीलाधर जगुड़ी है। उनकी प्रमुख और भी रचनाएं हैं, जैसे शंखमुखी शिखरों पर, इस यात्रा में, घबराए हुए शब्द, ठीक है, बची हुई पृथ्वी, और कौन से हैं, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। तो इस तरीके से ये सारे के सारे भी इनकी हैं। चलिए अगले चलते हैं। निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा गया है? दिनकर को, निराला को, पंत को या प्रसाद को? आग और राग दिनकर को कहा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा दिनकर। आग और राग के कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा गया है। दिनकर की रचनाएं हैं रेणुका 1935, हुंकार 1939, रसवती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी और रशिमरथी। तो इस तरीके से उनकी और भी रचनाएं हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जन्म काल के अनुसार उनकी दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम लगाना है हमें। नानक, कबीर, सुंदरदास और दादू। देखिए रिपीटिशन में आते हैं ना, मैंने कहा बार बार, इसलिए तो मैं आपको याद करवाती हूँ। तो उल्टे पुल्टे दे रखे, बताइए इनको सही क्रम में लगाइए। तो इसका आंसर है बी। सबसे पहले कबीर आ जाते हैं। ठीक है, कबीर का अगर हम जन्म काल की दृष्टि से बताएं तो जन्म इनका 1398 का माना जाता है। उसके बाद आते हैं नानक। नानक का जो है जन्म 1469 का बताया जाता है। दादू जो है उनका 1544 का है। सुंदरदास जो है इनका 1596 का है। समझ आ गया? तो इस तरीके से इनका जन्म काल है। उसकी दृष्टि से कबीर पहले आएंगे, फिर गुरु नानक आएंगे, उसके बाद दादू दयाल आएंगे और उसके बाद सुंदरदास आएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 14 प्रश्न क्या है? रचनाकार की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? शिवराज भूषण, ललित ललाम, पद्माभरण, नवरस तरण। तो इसको लगाइए जल्दी से सीधा करके, फिर बताइए। तो इसका आंसर डी है, ललित ललाम जो है, ललाम जो है पहले आएगा, फिर शिवराज भूषण आएगा, फिर पद्माभरण आएगा और फिर आएगा नवरस तरण। तो ललित ललाम की अगर हम बात करें, क्योंकि रचना काल की दृष्टि से बताना है, तो रचना काल का अगर समय की बात करूं मैं,
तो ये 1664 में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। और इसके किसने किया था इसका प्रकाशन? मतीराम ने किया था। ललित ललाम जो है उन्हीं की ही रचना है जिसका, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। जन्मकाल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका आंसर डी है। श्रीधर पाठक आएंगे सबसे पहले। श्रीधर पाठक का जन्म काल जो है वो आपका 1859 का है। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त आ जाते हैं। इनका प्रकाशन इनका जन्म काल जो है 1886 का है। राम नरेश त्रिपाठी जी का 1889 का है। उसके बाद निराला जी की बात करूं तो इनका 1899 का है। समझ आ गया? चलिए आगे चलते हैं अब। 16वां प्रश्न है, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम लगाना है। बच्चन, अगे, रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध। लगाइए जल्दी से, बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर बी है। सबसे पहले आएंगे बच्चन, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन। उसके बाद आएगा अगे। अगे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्यायन अगे। फिर आएगा मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। फिर रघुवीर सहाय आएगा। तो अगर बच्चन की बात करें मैं, हरिवंश राय बच्चन 1907 का है इनका जो जन्म काल है। फिर अगे की बात करें, अगे का है 1911। उसके बाद बात करते हैं मुक्तिबोध की, तो मुक्तिबोध जो है उनका है 1917। उसके बाद रघुवीर सहाय का 1929, तो 1929। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 17वां, विश्वनाथ प्रसाद। विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? दीर्घतपा, कितने चौराहे, मैला आंचल, परती परिकथा। विश्वनाथ प्रसाद किस उपन्यास के पात्र हैं? तो वेरी गुड, करेक्ट आंसर है इसका तो मैला आंचल है। ठीक है, इसका आंसर मैला आंचल है। विश्वनाथ प्रसाद मैला आंचल उपन्यास के पात्र थे। और जो इस उपन्यास में जो है किसकी भूमिका निभाते हैं? तहसीलदार की। ठीक है, तहसीलदार की भूमिका निभाते हैं। मैला आंचल जो है इसका प्रकाशन वर्ष की अगर हम बात करें तो प्रकाशन इसका 1954 में हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? रेणु के द्वारा हुआ था। तो आपको याद रखना है फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा इसका प्रकाशन हुआ था। आंचलिक उपन्यास है ये एक। ठीक है, इस उपन्यास में पुनिया जिले के जो मैरीगंज गांव है उसकी कथा जो है पूरा वर्णित कर रखी है। अगर हम फणीश्वर नाथ रेणु के और भी उपन्यासों की बात करें तो परती परिकथा, ठीक है, ये दीर्घतपा, कितने चौराहे, ये सब जो है रेणु के ही उपन्यास है। लेकिन इसमें से मैला आंचल के अंतर्गत उन्होंने जो है विश्वनाथ प्रसाद जो है उन्होंने एक अपनी पात्रता की एक भूमिका जो है तहसीलदार की वो निभाई है। अठारहवां प्रश्न क्या है? 18वां प्रश्न देखेंगे आप लोग। बाल वे संधि और किशोर मन में मनोवैज्ञानिक अंकन किस उपन्यास में हुआ है? जयवर्धन में, शेखर एक जीवनी में, सन्यासी, संघर्ष। तो इसका आंसर है शेखर एक जीवनी। ठीक है, तो बाल वेव संधि और किशोर मन में मनोवैज्ञानिक अंकन सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अगे के उपन्यास जो है शेखर एक जीवनी में हुआ है। ठीक है, अगे का उपन्यास है ये, याद रखना, शेखर एक जीवनी उस पर हुआ है। और भी है वैसे तो उनके शेखर एक जीवनी, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1940 में हुआ था, 1940 में हुआ था। और इनके और भी जो है उपन्यास है जो 2 भागों में वर्णित भी थे। नदी के द्वीप हो गए, अपने अपने अजनबी, अपने अपने अजनबी। तो ये दोनों नदी के द्वीप के बारे में ज़्यादा पूछ लेते हैं वैसे तो। ठीक है, चलिए अगला
प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है, अ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता कौन है? गंगा प्रसाद विमल, महीप सिंह, मधुकर सिंह, शिव प्रसाद सिंह। तो उसका आंसर आएगा गंगा प्रसाद विमल। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है, अ कहानी के प्रमुख प्रवक्ता जो है वो गंगा प्रसाद विमल है, जबकि महीम सिंह सचेतन कहानी आंदोलन के प्रवक्ता रहे हैं। तो महीम जो है वो सचेतक कहानी के रहे हैं, जबकि अ कहानी के प्रवक्ता जो है गंगा प्रसाद विमल रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से नाटक प्रेमचंद का है? प्रेमचंद का कौन सा नाटक है? तो डी है करबला। करबला जो है, करबला नाटक प्रेमचंद का है। प्रेमचंद ने 3 नाटकों की रचना की है, करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी। करबला जो है इसका प्रकाशन वर्ष अगर हम बात करें तो 1928 का है। इसका जो दूसरा उपन्यास है संग्राम, कौन सा है? संग्राम है। और तीसरा है प्रेम की वेदी। प्रेम की वेदी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। संग्राम का प्रकाशन 1922 का है और प्रेम की जो वेदी है इसका तो याद नहीं है अभी, जो आप लोग इसका आंसर जो है करबला है। अगला देखेंगे। 21वां प्रश्न देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है। नाथ संप्रदाय, प्रबंध प्रभाकर, साहित्य का मर्म, ललित्या मीमांसा। तो इसका आंसर आएगा प्रबंध प्रभाकर, क्योंकि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है। प्रबंध प्रभाकर 1933 में रचित था और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, इतना याद रखना है आपको। और मेरे ख्याल से ये ये बाबू गुलाब राय का है। ठीक है, तो बाबू गुलाब राय आपको याद रखना है, उनका है ये। बाकी सारे हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। अगला 22वां प्रश्न है, प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा, राघेय राघव, शिव कुमार मिश्र, शिवदान सिंह चौहान। तो इसके आंसर 2 होने चाहिए, क्योंकि प्रगतिवादी शीर्षक जो पुस्तक है उसके लेखक जो है शिव कुमार मिश्र भी हैं और शिवदान सिंह चौहान भी है, दोनों ही इसका आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर जो है आप सी और डी दोनों लगाएंगे। ठीक है, सी और डी दोनों लगाएंगे। प्रगतिवाद जो है शिवदान सिंह चौहान ने जो है, अगर इनकी बात करें तो इन्होंने 1946 में कहा था, और अगर शिव कुमार मिश्र की बात करें तो इन्होंने 1966 में कहा था। तो इस तरीके से इन्होंने कहा था, और इसमें ही आपके जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कई बार पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आया भी है, और इसको लेकर मतलब जो शिव कुमार मिश्र लगाते हैं उनका भी करेक्ट माना जाता है आंसर, और जो शिवदान सिंह चौहान मानते हैं वो भी करेक्ट माना जाता है। बट मैं आपको बता रही हूँ कि दोनों के दोनों इसके करेक्ट आंसर है। सो आप दोनों में से कोई भी लगाएंगे प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक का नाम, तो शिव सिंह चौहान भी है और शिव कुमार मिश्र भी है। अगला देखिए प्रश्न, 23वां प्रश्न है हमारा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम लगाना है। नीड का निर्माण, फिर जूठन, शिकंजे का दर्द, अपनी खबर। तो इसको अगर सही तरीके से हम लोग लगाते हैं तो इसका आंसर जो है क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। सबसे पहले आएगा अपनी खबर। अपनी खबर का प्रकाशन जो है वो आपका 1960 में हुआ है। नीडों का निर्माण, फिर ये आपका 1970 में हुआ है। जूठन का 1997 में हुआ है, और शिकंजे जो है आपका 2011 में हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अपनी खबर जो है ये आपकी उग्र की है, तो क्या नाम है उनका पूरा? पांडे बेचन शर्मा उग्र। और नीड का निर्माण फिर जो है आपकी बच्चन की है, हरिवंश राय बच्चन की। जूठन जो है आपकी वाल्मीकि, जिनको कहा जाता है ओम प्रकाश वाल्मीकि, उनकी है। शिकंजे का दर्द जो है वो सुशीला टक भोरे की है।
चलिए आगे चलते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाना है इसे। कहानी संग्रह है ये, तो इसके अनुसार इसका पहला ही आंसर आ जाएगा। पहला आएगा शरणार्थी। शरणार्थी जो प्रकाशन वर्ष है वो 1948 में हुआ है, तो 1948 आप याद रखेंगे। परिंदे जो है आपका 1960 का है। फिर है कामरेड का कोट, ये आपका 1993 का है। उसके बाद डायन जो है आपका 1998 का है। तो अगर इसको याद करें, शरणार्थी जो है वो किसकी है, अगे की है 1948 में। परिंदे जो है वो निर्मल वर्मा की है जो 1960 में हुई थी प्रकाशन वर्ष। कामरेड का कोट जो है वो संजय की है जो कि आपकी 1993 की है। और डायन जो है वो भीष्म साहनी की जो कि 1998 की है। अगला देखते हैं। 25वां प्रश्न क्या है, कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताना है। तो कामधेनु, मराल, आगम की नाव, गंधमादन। तो इसका आंसर बी है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। सबसे पहले आएगा गंधमादन, ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष 1972 में हुआ है। फिर आएगा कामधेनु जिसका प्रकाशन 1980 में हुआ है, 1980 में। उसके बाद मराल, मराल का 1993 में हुआ है। और आगम की नाव 2002 में हुआ है, ठीक है। तो इसे इस तरीके से याद कर लीजिए। ये सब कुबेरनाथ राय के निबंध जो है हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रश्न। 26वां प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम बताना है। सज्जन, विशाख, जन्मजय का नाग यज्ञ और ध्रुव स्वामिनी। तो इसका आंसर पहला ही आ जाएगा। सबसे पहले आएगा सज्जन। सज्जन का प्रकाशन वर्ष जो है 1910 का है। विशाख की बात करूं, इसका प्रकाशन वर्ष 1921 का है। उसके बाद जन्मेजय का नाग यज्ञ जो है 1926 का है। उसके बाद आता है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी का जो है 1933 का है, ठीक है। चलिए 28वां प्रश्न के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है। उक्ति विन्यास वक्रता, वर्ण विन्यास वक्रता, पद प्रवाद वक्रता, प्रकरण वक्रता। वेरी इजी, फटाफट बता दीजिए इसका आंसर। यस, तो इसका आंसर है ए, उक्ति विनाश वक्रता नहीं है, बाकी तीनों है। तो आपको याद रखना है वक्रोक्ति के प्रवर्तक कौन थे, आचार्य कुंतक। कौन थे, आचार्य कुंतक थे। और कुंतक के जो ग्रंथ है उसका नाम क्या था, वक्रोक्ति जीवितम, जिसके 6 भेद माने गए थे। और 6 भेद के अंदर पहला आता है वर्ण विन्यास वक्रता, पद प्रवाद वक्रता, पद पराद वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। अगला प्रश्न देखिए, रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम बताना है। भट्टनायक, भट्टलोलट, शंकुक, अभिनवगुप्त। तो सबसे पहले कौन से आए फिर कौन से आए, सीरीज वाइज लगाएंगे इसे। और इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए ये भी पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका आंसर आएगा सी। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमारे भट्टलोलट। सबसे पहले भट्टलोलट आते हैं जिन्होंने अपना दर्शन जो है मीमांसा दर्शन दिया था और इनका सिद्धांत था उत्पत्तिवाद। कौन सा था, उत्पत्तिवाद। उसके बाद आता है शंकुक। शंकुक ने अपना जो है कौन सा न्याय दर्शन दिया था और इनका जो सिद्धांत था उसका था अनुमितिवाद। उसके बाद आते हैं भट्टनायक। भट्टनायक जो है उन्होंने सांख्य दर्शन दिया था जिसका सिद्धांत का नाम था भुक्तिवाद, ठीक है, भुक्तिवाद कहा जाता था, उपभोगवाद या भुक्तिवाद। उसके बाद अभिनवगुप्त जो थे उन्होंने अपना दर्शन दिया था शैव दर्शन जिसका सिद्धांत था अभिव्यक्तिवाद। कौन सा, अभिव्यक्तिवाद। तो इस तरीके से भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनवगुप्त, इस तरीके से इसको सीरीज में आप रस सूत्र को लगाएंगे, व्याख्याकारों को लगाएंगे। अगला 30 वाला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित ग्रंथों का काल क्रम अनुसार सही अनुक्रम बताना है। आलोचना का मान,
रस मीमांसा, नई कविता और अस्तित्ववाद। तो इस तरीके से ये है, चारों उल्टे फुल्टे करके दे रखे हैं, तो सही इसको सीरीज में लगाइए। तो इसका आंसर है बी। तो बी आप लगा सकते हैं आराम से। सबसे पहले आएगा रस मीमांसा, 1949 ईस्वी में जो है इसका काल जो बताया गया है, और इसके जो ग्रंथकार है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस मीमांसा का दिया था 1949 में। उसके बाद आलोचना के मान नई कविता जो है हमारा, आलोचना के मान जो है वो 1958 ईस्वी में जो है किया गया था, और ये शिवदान सिंह चौहान का है। उसके बाद नई कविता जो है आ जाता है। नई कविता जो है ये आपकी 1973 ईस्वी में थे, नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा। उसके बाद नई कविता और अस्तित्ववाद 1978 में, जो कि रामविलास शर्मा के द्वारा है। तो इस तरीके से ये चारों मैंने आपको बता दिए। अब देखिए, इसको लगाइए, मैच कीजिए, मैचिंग है। 31 है, 31 लेखकों के रचनाओं के साथ उनको सम्मिलित करना है। देखिए, ऐसे प्रश्न आएंगे तो सबसे पहले आपने इस तरीके से सिर्फ इतने को देखना है, आंसर को नहीं देखना, आपको सिर्फ इतने को देखना है और इसको मैच कर देना है। और उसके बाद आपने देखना है कि आपका आंसर कौन सा इसके साथ मैच हो रहा है। ठीक है, अगर आपको थोड़ी बहुत एक दो नहीं भी पता चल रहे हैं तो फिर आप उसको आंसर्स को देखोगे, मतलब जो भी नीचे आपको ABCD में दिया होता है आप उसको बाद में देखेंगे, पहले आप खुद मैच करेंगे इसे, तो आपको जल्दी जो है इसके आंसर नजर आएंगे, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको जल्दी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आता है विजय सेन सूरी। विजय सेन सूरी की आ जाएगी आपके सीधा रेवती गिरिदास। उसके बाद आता है नरपति नाल्हा, तो नरपति नाल्हा का आ जाएगा विसल देव रासो। उसके बाद आएगा शालीभद्र सूरी। शालीभद्र सूरी का आ जाएगा आपका भरतेश्वर बाहुबली रास। उसके बाद आएगा आसंगू। आसंगू का आएगा आपका चंद्रबाला रास। ठीक है, तो इस तरीके से फिर तो आपको याद रहेगा इसमें। योग चर्या जो है ये आपकी डोइपा की है, तो अगर आपको इसको भी याद करना है तो आप याद कर सकते हैं, डोबिपा। ठीक है, तो डोबिपा की योग चर्या है। चलिए आगे, अगला 32 वाला प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित संप्रदायों को उनके प्रवक्तकों के साथ मिलाना है। तो श्री संप्रदाय सबसे पहले आ जाता है, श्री संप्रदाय जो कि किसका है, रामानुजाचार्य का है। उसके बाद आ जाता है ब्रह्म संप्रदाय जो हमारा माधवाचार्य जी का है। फिर आता है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी का है। फिर आता है सनकादिक संप्रदाय। सनकादिक संप्रदाय जो है निम्बार्काचार्य का है। ठीक है, और इस तरीके से आपको इनको सीरीज में जो है याद भी रहेगा। चलो आगे चलते हैं। 33 वाला प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित प्रबंध काव्यों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पर रचनाएं दे रखी हैं, तो प्रबंध काव्य भी दे रखे हैं, तो इसको लगाएंगे। तो सबसे पहले आता है चंडी चरित्र। चंडी चरित्र की बात करें तो ये किसका है, अपना गुरु गोविंद सिंह का है, गुरु गोविंद सिंह जी का है ये चंडी चरित्र। उसके बाद आता है द्रोण पर्व, संग्राम सार भी है। द्रोण पर्व ये आपकी कुलपति मिश्र का है। उसके बाद सुजान चरित्र जो है ये तो सूदन का है आपका सुजान चरित्र। उसके बाद हिम्मत बहादुर वीरुदावली जो है ये आपके पद्माकर का है। उसके बाद अगर आप एक रह गए ना इसमें, राम सिंह का है आपका पाहुड़ दोहा। ठीक है, तो राम सिंह का कौन सा है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, राम सिंह का है पाहुड़। ठीक है, पाहुड़ दोहा। चलिए आगे चलते हैं। अब 34 वाला प्रश्न है, यहाँ पर निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो सही लगाइए इससे। सबसे पहले आ जाता है प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका जो है आपकी रसखान की है, बिल्कुल सही। उसके बाद कवित रत्नाकर जो है, कवित रत्नाकर की है सेनापति, बिल्कुल। उसके बाद आता है आपका रस रतन। रस रतन जो है आपकी पहुकर कवि की है। फिर आ जाता है तिल शतक आपकी जो है मुबारक की। आई थिंक ये तो बिल्कुल सही जो है आपका दे रखा है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बिल्कुल सीरीज में ये आपको दे रखा है। आगे चलते हैं। 35 वाला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनकी रचयिताओं के साथ जो है सुमेलित करना है। तो वनबेला की बात करूँ तो ये आपके आ जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। उत्तरा जो है सुमित्रा नंदन पंत की है। उसके बाद परिक्रमा
परिकल्पना कर्मा जो है ये आपकी महादेवी वर्मा की है। चित्राधार जो है ये जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी की अगर होती तो कौन सी होती, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मिलन। ठीक है, तो मिलन हो सकती है राम नरेश त्रिपाठी की। आगे देखिए अगला प्रश्न 36 वाला प्रश्न देखिए क्या है यहाँ पर। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। तो काव्य पंक्तियां यहाँ पर दे रखी है। तो सबसे पहली काव्य पंक्ति है, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भार में भर दे। तो ये जो है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। उसके बाद है, इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। तो ये हरिवंश राय बच्चन की है। उसके बाद है, अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वाले को। तो ये जो है आपकी जयशंकर प्रसाद जी की है। उसके बाद है, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। तो ये मंदिर का द्वीप ये महादेवी वर्मा जी की ही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद करना है। सुमित्रानंदन पंथ भी है, सुमित्रानंदन पंथ की भी है कि सुंदर है वो विरह सुमन सुंदर, नव तुम सबसे सुंदरतम। इस तरीके से जो है उनकी भी पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है 37 वाला, निम्नलिखित पात्रों को उनके संबंध उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है। तो जयदेव पुरी का जो है यहाँ पर उपन्यास कौन सा है, तो जयदेव पुरी का उपन्यास है झूठा सच। उसके बाद आता है झूठा सच, जिसके उपन्यासकार कौन है यहाँ पर, मतलब पात्र है, जयदेव पुरी पात्र है यहाँ पर। और ये पात्र उपन्यास कौन सा उपन्यास से हैं, ये झूठा सच से हैं। इसके उपन्यासकार कौन है, यशपाल है। फिर आते हैं चंद्रमाधव। चंद्रमाधव किस उपन्यास में है, नदी के द्वीप में है, नदी के द्वीप, जिसके उपन्यासकार अज्ञेय है। फिर आते हैं फूल बाबू। फूल बाबू जो पात्र है ये बलचन्मा में है। ठीक है, और इसके उपन्यासकार कौन है, नागार्जुन। उसके बाद आ जाता है निगुनिया। निगुनिया जो है ये आपके नाचियो बहुत गोपाल इसमें है, और ये अमृतलाल नागर का जो है उपन्यास है। आगे चलते हैं 39 वाला प्रश्न देखेंगे क्या है यहाँ पर। निम्नलिखित रचनाओं को उनके नाट्य रूपों के साथ ही सुमेलित करना है। तो यहाँ पर आपको रचनाएं जो है दे रखी है और उनके यहाँ पर नाट्य रूप दे रखे हैं। तो नाटककार अलग होते हैं, नाट्य रूप अलग होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आता है चंद्रावली। चंद्रावली जो है ये क्या है, एक नाटिका है। ठीक है, और इसके नाटककार कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर विशेषे विष्मोधितम। तो विष्मोधतम जो है ये जो है किसका है, बाण का है। तो आपको बाण याद रखना है, बाण का है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र ही इसके नाटककार है। फिर आता है एक घूट। एक घूट क्या है, एकांकी है। एकांकी जयशंकर प्रसाद का है यहाँ पर एक घूट। उसके बाद आता है करुणालय। करुणालय जो है एक गीति नाटक है और ये जयशंकर प्रसाद जी का है। उसके बाद आ जाता है हमारा प्रहसन। प्रहसन अगर हम बात करें तो ये अंधेर नगरी जो है वो हो सकता है प्रहसन। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है ये, पर यहाँ पे आगे लिखा नहीं है। लास्ट हमारा अंतिम प्रश्न देख लेते क्या है। अंतिम प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित आचार्यों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आ जाते हैं अभिनव गुप्त। तो अभिनव गुप्त का यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, ध्वन्या लोकलोचन। तो ध्वन्या लोकलोचन जो है वो अभिनव गुप्त का है। और राजशेखर जो है इसका है, राजशेखर का आ जाएगा आपका काव्य मीमांसा। उसके बाद आएगा महिम भट्ट। महिम भट्ट का आ जाएगा आपका व्यक्ति विवेक। उसके बाद आ जाएगा भोजराज। भोजराज का आ जाएगा आपका सरस्वती कंठाभरण। ठीक है, और काव्य प्रकाश किसका है, तो काव्य प्रकाश आपको याद रखना है मम्मट का है। किसका है, मम्मट। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस जो है क्लियर हो गए होंगे, काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे।
सो व्हाट इज़ योर स्कोर, तुम्हारा स्कोर क्या है, तुमने कितना स्कोर गेन किया है, वो अब तुम्हें अपने रिजल्ट से पता चल ही रहा है। और फाइनल रिजल्ट तो आना बाकी है, लेकिन अभी तो प्रैक्टिस हो रही है। सो प्रैक्टिस में ही अगर बेस्ट करोगे तो उस समय आप और ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। सो मेरी तो गुड विशेज़ आप लोगों के साथ है ही है। और अगर आप लोगों को मेरे साथ कनेक्ट रहना है, मेरे साथ बने रहना है, तो आप लोग मुझे फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं। राधे ज्योति मेरी ID है, वहाँ पर आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। मेरी पर्सनल ID भी है और साथ में फिलर फॉर्म की जिसमें पिक लगी हुई है वो भी मेरी ही ID है। सो आप दोनों राधे ज्योति करके फेसबुक में आप मुझे जो है बात कर सकते हैं मेरे से। और आई होप आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहे और अच्छी तरीके से कीजिए और जितना ज़्यादा हो सकता है प्रैक्टिस कीजिए, यही आपके काम आने वाला है। सो ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।